अध्यक्ष जी, मैं आपके दोबारा लेंगे। ध्यान में एक गंभीर विषय लेके आ रहा हूं। पिछले जो शासन के अंदर जो भी विधायक थे या सिस्टम सरकारी मशीनरी थी, गंभीरता नहीं थी और बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। हमारे यहाँ सीवर डालने के बाद, रोड कटिंग्स के बाद सड़क बनाई गई और जो पैमाने तय थे सड़क बनाने के, जो सीमेंट कंक्रीट लगानी थी वो ब्रांडेड जो भी सीमेंट है उसी का प्लांट से सीमेंट लेनी होती है। बाढ़ नियंत्रण विभाग का मामला है और 4 इंची माल डालना था, 2 इंची डाला गया और उसके भाई का, जो वहां के स्थानीय पूर्व एमएलए था, उसके भाई का प्लांट था, आरएमसी उसी से ली गई। इसके सारे दस्तावेज मैं पटल पे लेके आऊंगा, दूंगा, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। और जो सड़कें बनी हफ्ते भर में टूट गई और सड़कें बनने के बाद उसमें धूल उड़ रही है, पूरे क्षेत्र में पोल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा। और अध्यक्ष जी, ना उसके ऊपर कोई जो वो आरएमसी डाली गई, ना तो उसका बेड तैयार किया गया, ना कोई लेवल का ध्यान किया गया, ना क्वालिटी का ध्यान किया। अगर बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ तो इसमें जांच की आवश्यकता है और उस विभाग के जो भी अधिकारी उसमें सम्मिलित थे उन पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि उन्होंने कोताही उसमें सम्मिलित थे कोताही में, तो विभाग में भी जांच होनी चाहिए। जो पूर्व एमएलए हैं उसे पूरे विषय की जांच करा करके क्वालिटी पर जो नहीं हुआ, ना लेवल का ध्यान किया गया, निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ। वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ वो नहीं चले, मत ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुल भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो, बोलते रहो बेशक। इसने हूँ कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास हूँ करने की। ये कल का बच्चा मेरे से हूँ कर रहा है, वक्तव्य जारी अरे तो छेड़ रहा है, अनुशासन का पालन करें आप। अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा गलती। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले, आप जारी रखिए, अपना वक्तव्य जारी रखें। अध्यक्ष जी, जो भी विभाग के लोग इसमें सम्मिलित थे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप बैठिए। 280 में 1 मिनट बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। तेरी जितनी जिंदगी में विशेष उल्लेख में समझाएगा, कल का बच्चा जूता फेंक के बैठा, तेरा गुण नहीं है और कम बोला बोला। आज के बाद मैं बता रहा हूँ, आज बैठिए। हाँ हाँ बैठिए अध्यक्ष जी। अरे गुंडा, तू सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, बेटा बैठ जा, अपना स्थान ले और 280 को आगे चलने दे। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला गलत, कुलवंत राणा जी, मैं गलत बोला हूँ, ऐसे कर बोल रहे। संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए, मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए बैठिए बैठिए, हाँ बैठिए, ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, बैठिए, बोल सब लोग बैठेंगे, एक बार सब लोग बैठेंगे। अरे 1 मिनट, कुलवंत जी बैठिए। बदतमीज आदमी, बैठी से हाँ करूंगा मैं, तू भैया करूंगा मैं, मेरा सब करूंगा, सबके अनुरोध है, बैठिए, सब बैठिए, हमें समझाओ। कुलवंत जी आप भी बैठिए, कुलवंत जी आप भी बैठिए, तू माचोर है, तू शरीफ है, तू माचोर है, ऐसे हाँ तू क्या, तू है क्या, क्या तू कीड़ा। बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए, सब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सब बैठिए। एक तो 1 मिनट मैं पहले बात कर लूं। देखिए, ऐसा है कि 280 में संबंधित सदस्यों को अपनी बात कहने का हक है, बाकी कोई टोका टाकी ना करे कृपया करके। अगर आपको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए, मैं आपको फिर मौका दूंगा। बैठिए आपस में, मैं
मैं वही कर रहा हूं ना, मैं हल कर रहा हूं। बैठिए तो सही, बैठिए। अब मैं कर रहा हूं, आप बैठिए। मैं कर रहा हूं, आप बैठिए, मैं कर रहा हूं, मैं हल कर रहा हूं। देखिए, विपक्ष के सदस्यों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप स्थान लें, चर्चा को आगे बढ़ने दें। उसका कारण क्या है कि समय की सीमा है। मैं चाहता हूं सभी सदस्य बोले, और उसमें आप बैठिए, जनरल सिंह जी बैठिए, आप बैठिए। मैं दूसरा, हमारा ये कहना है कि विषय से नहीं हमको हटना है, विषय पर बोलना। जो विशेष उल्लेख का अर्थ है कि जो विषय आपने लिख कर दिया है उसी को ही आपको बोलना है। दूसरा, आपस में तकरार नहीं करनी है। अगर आपस में तकरार की जाएगी तो ये सदन का समय भी व्यर्थ होगा और सदन की गरिमा के भी विरुद्ध होगा। मेरी कुलवंत राणा जी से ये अनुरोध है, वो अपना वक्तव्य पूरा करें और किसी भी सदस्य से वो सीधे तौर पर इस विषय पर उनकी टिप्पणी पर रिप्लाई ना करें। उनको मैं उनको देखूंगा। आगे बढ़िए, आप शुरू करिए। अध्यक्ष जी, आपने बैठिए, टिप्पणी का आदत भी नहीं मेरी। अरे आप बैठिए। आपने, विपक्ष नहीं चाहता 280 चले, 280 चले। आप बैठिए। मैंने सभी सदस्यों के लिए ये कहा है कि संयम से बात करें, संयम से बात रखें। दूसरा, सीधे आपस में बातचीत ना करें, कोई तकरार ना करें और संयम से बात करें और सदन में शब्दों के प्रयोग का ध्यान रखें। कुलवंत राणा जी। अध्यक्ष जी, आपने जो, मैं कभी टिप्पणी करता बीच में किसी बोलता मैं, आप धन्यवाद, आपने जो बोला उसका पालन होगा। दूसरा, जो मैंने बताया था आपको, पार्ट विभाग के जो अधिकारी इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एससी चीफ इंजीनियर, ये सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। और एक बार एक पार्टी का व्यक्ति 2 महिलाओं को लेकर गया उसके ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसका दुरुपयोग किया, उस पर ब्लेम लगाने की कोशिश की और उस व्यक्ति को, अधिकारी को ब्लैकमेल भी किया ताकि वो उसके मुताबिक काम करे। तो एक गंभीर विषय में लिखित में भी आपको पत्र दूंगा। इसकी जांच बनती है और जांच में उसकी निर्माण सामग्री भी जांच हो, अधिकारियों की समृद्धता भी जांच हो और उसकी पेमेंट पर भी रोक लगाई जाए जब तक पूरी जांच ना हो। इतना वक्त मैंने आपको देना था। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री रविंद्र सिंह नेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी स्वास्थ्य मॉडल की जो कैग की रिपोर्टें आई है उसमें बारे में बोलना चाहता हूं। 298 में 280 में वादे थे हसीन पर जमीन पर ना आए, वादे थे हसीन पर जमीन में ना आए। दिल्ली की जनता को बस सपने दिखाए, कहते थे बदल देंगे तस्वीर यहाँ की, पर अस्पताल में मरीज बिलखते नजर आए। माननीय महोदय जी, आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हूं जो दिल्ली की जनता के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह राजनीति विषय से परे है, दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे की दुर्दशा का है। अभी कैग के हालिया रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी की परतें खोल दी है। यह रिपोर्ट चीख चीख कर चिल्ला रही है कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया। दवाओं की कमी, जनता की जान से खिलवाड़। राजधानी दिल्ली जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, वहां सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलती। 33% से लेकर 47% तक जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ी और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को से भी दवाई खरीदी गई। रेबीज और होमोफिलिया जैसी घातक बीमारियों की दवाएं स्टॉक में नहीं थी, यह कैग की रिपोर्ट बता रही है। आखिर में यह कैसी सरकार थी जो जनता की जान से खिलवाड़ कर रही थी। अस्पतालों में भीड़ और इंतजार की पीड़ा। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में मरीजों को सामान्य सर्जरी के लिए 2-3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी के लिए 8 महीने तक इंतजार करना पड़ा। और तो और बच्चों की सर्जरी के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में 12 महीनों की वेटिंग हुई और 2016 में कहा गया कि 10,000 नए बेड जोड़ेंगे, लेकिन 6 साल में सिर्फ 1357 बेड ही जोड़े गए। 15 से ज्यादा अस्पतालों में जमीन आवंटन की गई, लेकिन 10 साल से वो प्लॉट धूल खा रहे हैं। और डॉक्टर और नर्स
और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी। दिल्ली सरकार जो पूर्व सरकार थी, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती में नाकाम रही, 21% स्टाफ की कमी रही, टीचिंग स्पेशलिस्ट की 30% और नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट की 28% कमी रही, नर्सों की 21% कमी रही और पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी रही। डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर जिसमें अहम पद 63% खाली रहे। ये स्वास्थ्य सेवा की बात करते थे, ये वर्ल्ड क्लास की बात करते थे। जब अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे तो मरीज का इलाज कैसे होगा? राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में 12 में से 6 ऑपरेशन थिएटर इन्होंने बंद कर दिए गए और स्टाफ की कमी की वजह से बंद हुए। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया, लेकिन 2023 में सिर्फ 523 मोहल्ला क्लिनिक खुली। 41 मोहल्ला क्लिनिक में 15 दिन से लेकर 23 महीने तक 41 मोहल्ला क्लिनिक बंद रही। 10 क्लिनिकों में पीने के पानी तक नहीं था, 21 में टॉयलेट नहीं थे, 31 में दवाएं नहीं थी और 74 क्लिनिक में ऑडिट हुआ तो 39 में से 75% दवाइयां गायब थी। महोदय, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कोरोना काल में। हाई कोर्ट ने कहा, जो ये बात करते थे, ये कहते थे हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। हाई कोर्ट ने कहा जब कोरोना काल में उसे मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई नहीं मिली, एक 10 बाई 10 का कंटेनर, लोहे का कंटेनर गलियों में रख दिया और दवाइयां नहीं मिली। ये किस बात के आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले? हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई इनको कोरोना काल में, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। और कोरोना काल में घोर लापरवाही, घोर महामारी में दिल्ली की जनता को राहत देने की बजाय केजरीवाल सरकार केंद्र से मिले फंड का खर्च भी नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 9.60 करोड़ रुपए दिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 7.92 करोड़ रुपए खर्च करे। बाकी पैसे उसका हिसाब आज तक नहीं पता चला। 787 करोड़ रुपए राहत राशि मिली, जिसमें 542.84 करोड़ रुपए खर्च हुए। जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा था तो दिल्ली सरकार फंड को रिलीज करने में देरी कर रही थी और निष्कर्ष वादा किया पूरा नहीं। आम आदमी पार्टी 2015 में कहा था दिल्ली को स्वच्छ मॉडल बनाएंगे, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट कह रही है दवाइयों की कमी, अस्पताल में बेड स्टाफ की भारी कमी, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा, कोरोना काल में फंड की सही उपयोग नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य सुधारने के लिए वोट दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को बदहाल किया। अस्पताल में दवाई रहित मोहल्ला क्लिनिक, मरीजों के लिए लंबा इंतजार। अब भाजपा सरकार दिल्ली के सेहत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। नई स्वास्थ्य नीतियों के साथ हम दिल्ली को सशक्त बनाएंगे। अब इलाज सिर्फ बातों में नहीं, हकीकत में बदलेगा। सत्ता चली गई, सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। सत्ता चली गई, घमंड भी जाएगा। दिल्ली में अब सच का उजाला आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। ये सत्ता चलेगी, इनको सत्ता चलेगी फिर भी बौखला। बैठिए। श्री अनिल कुमार शर्मा। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं कि 280 में मुझे आज बोलने का अवसर दिया आपने। मैं आरकेपुरम विधानसभा के अंतर्गत हमारे 4 गांव आते हैं, उसमें से एक गांव है मोहम्मदपुर, जिसका नाम बदलने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। इसका नाम माधवपुरम गांव किया जाए। ऑलरेडी इस प्रस्ताव को कॉरपोरेशन ने पास किया हुआ है। जो प्रस्ताव 9/12/2021 को कॉरपोरेशन ने पास करके दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर भेज रखा है। वहाँ की परिस्थिति भी इस तरीके की है, वहाँ की आरडब्ल्यू भी चाहती है, वहाँ की पंचायत भी चाहती है, वहाँ के सब ग्रामवासी भी चाहते हैं, और वहाँ से विधायक होने के नाते वहाँ की जन भावनाओं को मानना मेरा फर्ज भी बनता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम नाम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मोहन सिंह बीच जी का माइक खोल दिया जाए। अध्यक्ष जी, मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए।
जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, गोपाल राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात रखने का मौका दिया है। सदन पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चा हो रही है, सदन के अंदर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में सीएजी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अध्यक्ष महोदय, जो सदन पटल पर सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, उस रिपोर्ट के मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जिस बात का मैंने सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं आया। सीएजी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में पूरे एनसीआर के अंदर जितनी सरकारें हैं, उन सरकारों की तुलना में दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं और उन स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली के लोगों के ऊपर जो अनुकूल असर है, उसके बारे में चर्चा की गई। दूसरे हिस्से में सीएजी रिपोर्ट में इस बात को रखा गया है कि कैसे दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में, अलग अलग संस्थानों में जिस तरह से वैकेंसी खाली हैं, उनको पूरा नहीं किया गया और इसलिए लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके अनुपात में सेवाएं कम मिली। और तीसरे हिस्से में इस बात का जिक्र है मुख्य तौर पर कि दिल्ली के अंदर नए हॉस्पिटलों के, नए बेड के विस्तार का जो काम था, उसमें 2022 तक क्या स्थिति थी, इसका जिक्र किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करना चाहता हूं। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं। लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, किस तरह से काउंटर पे कर्मचारी कम हुए, किस तरह से एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए हमने संघर्ष करना पड़ा। ये बात जब एलजी साहब के साथ हमारी नहीं बनी, हम सुप्रीम कोर्ट गए। आप सबको पता है, इस सदन को पता है, पूरे दिल्ली को पता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के सुनवाई की। 2 साल तक सुनवाई चली कि दिल्ली के चुनी हुई सरकार को भर्ती करने का अधिकार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के 5 सदस्यों का गठन किया
और संविधान पीठ ने यह फैसला किया कि दिल्ली के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को छोड़ करके, पब्लिक ऑर्डर को छोड़ करके और पुलिस को छोड़ करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली के उस सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया। ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि संविधान पीठ फैसला करे और सरकार उसको ऑर्डिनेंस ला करके खत्म कर दे। नया कानून बना दिया गया इस दिल्ली के अंदर सभी कि सदस्य दिल्ली के अंदर लोग, दिल्ली की चुनी हुई सरकार भर्ती नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर आज जो इस सीएजी रिपोर्ट में कर्मचारियों के, वहां पर अधिकारियों की जो डेफिशिएंसी है, इसके लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का वो कानून जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर चुने हुई सरकार से यह अधिकार क्यों छीना गया? मैं पूछना चाहता हूं आखिर दिल्ली के चुने हुए लोगों से अधिकार यह क्यों छीना गया? इसका जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर नए अस्पतालों की बात हो रही थी। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई थी। हाँ, घंटी इसलिए दिया कि समय हो रहा है, उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, जैसे आप ठीक समझे। बंद कर दिया सर। बताइए। श्री कुलदीप कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, और लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि 27 साल बाद आने के बाद हम लोग 67 सीट दिल्ली के अंदर हमारे पास थी, 55% हमारे पास वोट बैंक था, लेकिन उसके बावजूद भी आप चुप रहिए। हम लोग अध्यक्ष जी कभी तानाशाही पे नहीं उतरे। आपको बराबर सदन में बोलने का मौका दिया गया, आप लोगों को बराबर सदन में मौका दिया गया। मैं रख रहा हूं, 1 मिनट मेरी बात। लेकिन अध्यक्ष जी, मुझे बड़ी दुख है कि वो कहते हैं, कहावत है कि चूहे को मिलके कत्तर बजाज बन बैठा। आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग 2% वोट ज्यादा लिया है, तो आपको चेतावनी दे रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने सत्ता दी है अध्यक्ष जी, तो आप उसको संसदीय भाषा का प्रयोग मत करें, दोनों को साथ लेके चलने पर बात करें। अध्यक्ष जी, दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये अब आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगिए सदन से। आप अध्यक्ष जी, माफी मांगिए। ये बल नहीं गए आपके। अध्यक्ष जी, माफी मांगिए। ये कहावत है, ये देसी यहाँ गांव के लोग होंगे सदन से, और ये कहावत है अध्यक्ष जी, ये चूहा कैसे बोलेंगे? दूसरी बात, जनता ने चर्चा तो कराना अध्यक्ष जी, कराना चाहते हैं आप लोग। आप सीएजी में चर्चा कराना चाहते हो, बताइए। आप अपने क्या कर सकता हूँ? आप सीएजी चिल्ला रहे हो, और चर्चा की बात शुरू तो भाग रहे हो, चर्चा से भाग रहे हो आप लोग। 2% वोट पे तो घमंड कर रहे हो आप लोग, आपके पास सत्ता आ गई तो। अध्यक्ष जी आग्रह आपसे, आपने बात देखिए, पहले आपको दिल्ली की जनता ने मौका दिया, दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप दिल्ली की जनता के जो आपको वोट दिया है, जो आपको सत्ता दी है, उनके वादों को पूरा करो। दिल्ली की महिलाओं को 2500 का वादा पूरा करो। दिल्ली की जनता काम को पूरा करने का काम करो। जो दिल्ली के अंदर आप लोगों ने कोरोना काल की बात करी अध्यक्ष जी, कोरोना काल के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हो, देश के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नदी के किनारे तैरते सबको देखा है। देश भर के लोगों ने उसको देखने का काम किया। आपने वैक्सीन की बात करी अध्यक्ष जी, आपने वैक्सीन की बात करने का काम किया। मंत्री जी बैठ जाइए, मंत्री जी की तौहीन है, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। मैंडेट की तौहीन है, ये काम तो हमारा ही, आप काम क्यों कर रहे हो? चिल्लाने का, आप बैठ जाइए। हम क्या बच्चा लेके आए हैं? ये गलत है, इनको वापिस होना चाहिए अपने वोट। तो देश के लोगों ने कोरोना काल के अंदर कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अव्यवस्था के कारण गंगा किनारे तैरते सबको देखा है, पड़े हुए सबको देखने का काम इस देश के लोगों ने किया है। आपने कोविड वैक्सीन की बात करी, मुकदमे की बात करी। मैं कहना चाहता हूं
जिस वैक्सीन को जिस कंपनी ने जाकर ब्रिटिश के अंदर कोविशील्ड ने ये माना कि उसने जो वैक्सीन बनाई है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उससे लोगों को नुकसान होता है, उससे लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन उसके ऊपर इसकी फोटो लगी थी, उसके ऊपर फोटो लगी थी नरेंद्र मोदी जी की। अगर आज कोई जवान लड़का, कोई बेटे की अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री को तय करना पड़ेगा कि उनकी फोटो के कारण लोगों ने जो वैक्सीन लगाई, हो गई आपकी बात। कहां हो गया अध्यक्ष जी? धर्मेंद्र सिंह मारवा जी, माइक चला दो भाई। Thank you, Honorable Chair. I was hearing all the discussion and I was very surprised that the entire discussion was just the opposite of what this CAG or CAG report has given. However, I will also tell you that CAG report, I'll give you the background of CAG report. Who made the CAG report? Is there anybody who knows about it? And why this CAG report was constructed? What was the reason behind it? And this report is not about the Delhi government officers who were part of the entire health system. This report was done by a committee headed by somebody who was the principal secretary of somebody in some state. So I think you should go back and understand as to why this report is all about. And जी आप ठीक है, मैं समझ गया, मैं बोल देता हूँ, मैं आपको ऑनर कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी मैं आपको बात जारी रखिए। अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट बेसिकली अगर आप देखें तो दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट क्यों पटल पे रखी गई? गुजरात में भी सीएजी रिपोर्ट आई थी, क्या वो पटल पे रखी आप गई? दिल्ली की बात करिए। एक मिनट में आप बैकग्राउंड तो दे दूं। इस सदन में अध्यक्ष जी मैं बात आप नहीं करूंगा। ध्यान लोगों का भटकाने की कोशिश ना लोग करें, यहाँ अपने विषय रखिए। यहाँ मोदी जी के नारे लगा देते हैं। आप विषय यहाँ पर पर आइए। लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं फिर वही बात आ गई जो बाकी लोग कर रहे थे। अच्छा, आपका मैं मुद्दे के पर बोलने के लिए है कि नहीं है? है तो बोलिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुद्दे पर बोलिए। अच्छा ठीक है अध्यक्ष जी। अच्छा मेरे पास टाइम कितना है ये बता दीजिए। आप अपनी बात कहिए। हर सदस्य के लिए 5 मिनट है, आपके 2 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। अच्छा मुझे देखिए ऐसा है कि सच सुनने की आदत बहुत कम लोगों को होती है और सच ये है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने। सच ये है कि दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का फ्री इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हुआ। सच ये है कि दिल्ली की हेल्थ सिस्टम अच्छी हुई। सच ये है कि दिल्ली के अंदर ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज बना के यहाँ पे पेश की जा रही है। जानकारी दे दूं, इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक के बारे में रिपोर्ट नहीं, मैं वो अलग से हॉस्पिटल आएगी। में भी आ रहा हूँ। इस देश के सच ये भी है कि जब इस देश के अंदर कोरोना आया तो पूरे देश में यूपी, बिहार, हरियाणा में जहां जहां बीजेपी की सरकार थी लाखों मौत हुई। ये भी सच है। नहरों के अंदर लाशें बही और जो डोज दिए गए उसकी गुणवत्ता पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सच ये भी है और सच ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार चली उसने जो काम किया वही सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि यूपी के अंदर। आप अजय दत्त जी अगर सीएजी रिपोर्ट पर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता को बुलवाऊं। मैं सीएजी पे बात सीएजी पर बात कीजिए जो रिपोर्ट सदन के पटल पर है। अध्यक्ष जी सच्चाई को झेलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं। आप हमारे माननीय सदस्य थे। अध्यक्ष जी मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूं। जब दिल्ली सरकार का कंपैरिजन हुआ, दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड मेनी अदर गवर्नमेंट व्हिच इज रनिंग इन दिस कंट्री।
So let us do. एक मिनट, आपको नहीं, एक मिनट कर्नल जी, ये आपकी प्रॉब्लम है, कर्नल जी आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट इफ यू, मतलब ये फिर भी मैं आपको ऑनर कर रहा हूं। तो मैं ये जब दिल्ली की रिपोर्ट यहां पेश हुई है तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना जरूरी है। आप दिल्ली सरकार की रिपोर्ट रख रहे हो, हरियाणा की रिपोर्ट भी इसमें देख लो। हरियाणा के अंदर स्कूल हॉस्पिटलों की हालत खराब है, यूपी के अंदर हॉस्पिटलों की हालत खराब है। मैं सभी सदस्यों को, आप बैठिए। और मैं एक और चीज दिल्ली पे आ रहा हूं, 1 मिनट में आ रहा हूं सर, 1 मिनट आप सुन तो लीजिए। देखिए सारे इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे, कोई बोलने दे नहीं रहा है। अच्छा देखिए, ऐसा है कि अगर आप विपक्ष को नहीं सुनना चाहते, ना सुन सकते हैं, यही पूरे देश में हो रहा है। आज विपक्ष को खत्म करने की जिम्मेवारी बीजेपी। देखिए सर, आप ये देखिए, बैठ जाइए। इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, मेरी प्रॉब्लम है क्या? इनको तथ्य नहीं समझ में आते, मेरी प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ गलत कह रहा हूं सरदार जी, बताइए। अब ये देखिए खड़े हो गए, अब बात नहीं करने देंगे क्या? मेरे 7 मिनट इन्होंने खा लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, देखिए प्रिपेयर करके आए, बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एक ही काम कर रहे हो दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दो, ये विधानसभा का नाम बदल दो, ये स्मारक का नाम बदल दो। अरे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? क्या आप लोग, अरे भाई साहब ये तो देखिए ना क्या हो रहा है। आप शकल से तो पढ़े हुए इंसान, पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो, लेकिन किसी को बात तो करने दो। अध्यक्ष जी आप देखिए, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। अगर आप बीच में टोकेंगे तो उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आप शांत रहिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ अध्यक्ष जी, सो हियर आई एम अगेन कंटिन्यूइंग। अच्छा हिंदी में बोलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी देखिए, ऐसा है कि आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दो, तब भी वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इन्वेंशन। आप सीएजी की रिपोर्ट पर बोलेंगे कि नहीं? मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये सीएजी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है जो आप बोल रहे हैं। रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ क्या है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में ही मैं एनालिसिस करके लाया हूँ, आधा घंटा मैंने पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं है। सीएजी रिपोर्ट का इंडेक्स बता रहा है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से नंबर 1 है। ये आपका सीएजी की रिपोर्ट का इंडेक्स बता रहा है। ये आपका ये सीएजी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, बता रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बने और जो अस्पताल बने, उस अस्पतालों के अंदर सर्विसेज, बीजेपी ने सर्विसेज यानी कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग आप लोगों ने छीन ली। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हजारों बार दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली सेक्रेटरीट से फाइलें पोस्टिंग के लिए गई और एक साजिश के तहत डॉक्टरों को आपने अपॉइंट नहीं करने दिया। यह भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। और भी मैं बता रहा हूं कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे वहां पे डॉक्टरों की सर्विसेज के लिए रोका गया। कंक्लूड करिए। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, उनके पैसे देने के लिए रोका गया। वहां पे कंपाउंडर थे, उनकी सैलरी को रोका गया। ये रोक टोक की राजनीति जो बीजेपी ने की है केंद्र के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से, ये रिपोर्ट वो कुछ नहीं बता रही है। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट बनाई किसने है। मैंने ये बताया था कि रिपोर्ट किस वजह से बनी है। मैंने ये बताया था कि उसके चेयरमैन कौन थे। मैंने ये बताया था तो बैठिए, इस रिपोर्ट में क्या लिखा। संजय गोयल जी, तो संजय गोयल। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, कट्टर ईमानदार होने का ढकोसला कर रहे थे, वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। केजरीवाल और उनकी गैंग और स्वास्थ्य पे राती घूम रही थी।
मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ढोल पीट रही थी और स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल में कितना दम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गैंग के मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल, शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जी की हवा, जेल की हवा खाकर आए हैं। जनता ने इन तीनों बेईमानों को हराकर उनकी औकात बता दी। मोहल्ला क्लिनिक पर कूदने वाले केजरीवाल ने करोड़ों का घोटाला किया। अस्पतालों की स्थिति इन लोगों ने ऐसी कर दी कि मरीज बेचारे टेस्टों के लिए, दवाइयों के लिए भटकने पर मजबूर हो गए। और मैं आप सबको बताना चाहूँ, जब हॉस्पिटल, मैं पूरी दिल्ली का तो नहीं जानती, मेरे वजीरपुर विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल है दीपचंद बद्दू। वहाँ पे जब लोग बाग जाते हैं तो उनको, घंटों की बात नहीं करूँगी, उनको 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं ओपीडी की। और जब जाके उनका कहीं एक कार्ड बनता है, कार्ड बनने के बाद उनको 1 महीना 2 महीने की उनको वेटिंग मिलती है। 2 महीने बाद वो जाके जब हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वहाँ पे ना तो डॉक्टर होते हैं, और बहुत ही अच्छी किस्मत होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई एक डॉक्टर मिल जाता है, तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं होती हैं। तो ये ऐसी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जो कहते हैं कि मॉडल हमने बनाया था, वो ऐसा इन लोगों ने बनाया था। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँ, वैसे तो मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, अभी मेरे बड़े भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन सबको मैं आज बताना चाहती हूँ कि यह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो आप सबको वैक्सीन का टीका नहीं लगवाते तो आज आप सब भी जो 20-20 चिताएं जल रही थी, आप लोगों का उस टाइम पे दायित्व बनता था कि आप निगम बोध घाट के अंदर उनके अंतिम संस्कार के लिए आप उनको जगह दे, मगर नहीं। 3-3, 4-4 दिन मैं आजादपुर में भी देखती थी कि रोड के ऊपर सारी की सारी लाशें ऐसे के ऐसे रखी हुई थी। ना तो हम लोगों ने उनको कोई स्थान प्रदान करा, ना उनके लिए कोई भी अच्छी से अच्छी उनके दाह संस्कार के लिए कोई योजना आप लोगों ने नहीं बनाई। योजना बनाई तो सिर्फ शीश महल के लिए बनाई कि अच्छे से अच्छा वहाँ पे कैसे आप लोगों को सुंदर पर्दे लगाने हैं, कैसे सुंदर टॉयलेट बनाने हैं। तो आप सबको शर्म आनी चाहिए। आप जनहित के लिए यहाँ पे चुन के आए हुए हो, आपको स्वास्थ्य की बात कर रहे हो। मैं यहाँ आप लोग राजनीति करने आए हो, मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ, मेरे वार्ड के अंदर इतनी महिलाएं, जब वो 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है और उनको 10-10 दिन, मतलब एक उनको डॉक्टर से मिलने के लिए 12-12 घंटे लाइन में खड़ी रहती हैं, और आखिर में पता चलता है कि डॉक्टर साहब ही नहीं है, और गलती से कोई दवाई मिलती है तो वो भी एक्सपायरी डेट की मिलती है। तो ऐसी सरकार को तो मैं कहती आज से 10 साल पहले ही बाइकआउट कर देना चाहिए था। पता नहीं क्यों इतने लंबे लंबे वादे आप लोग कर रहे थे बैठ के। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जिन देश के प्रधानमंत्री को आप यहाँ बैठ के इतनी छोटी बातें आप कर रहे हो, उनके लिए गालियां निकाल रहे हो। अरे आपको तो गर्व मानना चाहिए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो आप लोगों के लिए मान सम्मान के लिए देश के अंदर उन्होंने आपका परचम लहराया, और आप कैसी बातें कर रहे हो आज के समय। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सबने अपनी बातें रख दी हैं यहाँ पे कि कितने घोटाले हुए हैं, बहुत घोटाले हुए हैं। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसके लिए भी मैं अपनी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको बता दूँ, जितने भी हमारे यहाँ पे कैबिनेट के मंत्री बैठे हैं, उनके भी आश्वासन में एक बात कहना चाहती हूँ कि अपनी सरकार की तरफ से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिलेगी। आयुष्मान योजना के तहत कोई भी परिवार इन सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा, ये हमारे नरेंद्र जी का वादा है। और आप सबने अध्यक्ष जी मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।